हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं वन में स्लैब का एक न्यूमेरिकल ओबी विंटर 2019 के एग्जाम से बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ, सीधा लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में क्या दिया है ये बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझेगा, इसका गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक लेक्चर में बने रहना है, ठीक है। शुरू तो करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हो गया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर लो, तो आसानी से हम फटाफट ये समझ भी जाएंगे। आइए समझाता हूँ मैं। देखिए गिवन में क्या दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज कही है, डिजाइन वन वे स्लैब। यहाँ पे बात ही खत्म। आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है कि आपको वन वे स्लैब डिजाइन करना है। ओके, उसके बाद स्पैन दिया है उसका। अब स्पैन जो होता है वो शॉर्टर स्पैन दिया होता है, वो एलेक्स कहलाता है, जो 3 मीटर है। अब यूज करने के टाइम पे हम उसको में यूज करने वाला है, 3000 हो जाएगा। डन। फिर यहाँ पे लाइव लोड का कैलकुलेशन दिया है उन्होंने कि वो जो स्लैब आप डिजाइन करोगे ना, उसके ऊपर लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। लाइव लोड मतलब क्या, जो चलता फिरता लोड है। जैसे कि कोई फर्नीचर रखा है आपने, वो आज यहाँ पे रखा है तो कल वहां पे रख सकते हो। मतलब जो लोड की पोजीशन चेंज हो सकती है उसको लाइव लोड बोलते हैं, है ना। जैसे कि हम हैं यहाँ पे खड़े हैं, कल वहां पे जाके खड़े होंगे, कहीं और जाके बैठेंगे, तो वो लाइव लोड होता है। ये बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि टाइप ऑफ लोड कौन सा है और वो कैसे होता है, ठीक है। चलिए बात खत्म। फ्लोर फिनिश, जो फ्लोर को फिनिश करने के लिए जितना भी मटेरियल यूज किया है उसका जो लोड है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके डन। अब उसके बाद ये जो स्लैब है इसको बनाते समय M20 ग्रेड का कंक्रीट था, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो स्टील बार यूज किए Fe 415 ग्रेड के, इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पूरी की पूरी बात मैं डिटेल में करने वाला हूँ, बेसिक पूरा आपका क्लियर होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। मॉडिफिकेशन फैक्टर, जब आप स्लैब थिकनेस निकालते हो उस टाइम पे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर लगता है, वो 1.4 होगा। डन। न्यूमेरिकल का पूरा पोस्टमार्टम करके चिरफाड़ करके बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा है, पूरा विजुअलाइज हुआ है हमें कि हम क्या करने वाले हैं। अब डिजाइन करना मतलब स्लैब की डेप्थ, लेंथ, उस पे आने वाला मूवमेंट, ये सब कुछ, या उसके अंदर प्रोवाइड किया गया स्टील, सब कुछ निकालने वाले हैं हम। आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो डिजाइन स्टेप दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि पहले आइडेंटिफाई करो कि स्लैब टाइप कौन सा है। ये डिजाइन स्टेप में मैंने दे दिया था, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में ही दे दिया है ना उन्होंने, वन वे बोला है, तो यहाँ पे सिंपली लिखो वन वे स्लैब। अगर नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करना है, एस्पेक्ट रेशो निकालना होता है। एस्पेक्ट रेशो मतलब LY/LX, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन, वो होगा। एक न्यूमेरिकल उस पर भी होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। स्टेप 2, इसमें क्या करते हैं, स्लैब थिकनेस निकालते हैं। स्लैब थिकनेस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है भाई साहब उसके लिए। कैसे क्या पूछ रहे हो, T इज इक्वल टू LX शॉर्टर स्पैन अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। ऐसा सीधा साधा एक फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है। LX मतलब स्पैन कितना है, 3 मीटर है, उसको में पुट कर दिया। चलिए इधर लिख देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि सर ऊपर का देख के एज इट इज हम लिख सकते हैं, हो सकता है वैसा। 3020 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 दिए भाई साहब, आंखें खुले रखो, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 3000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.4, 107.14। कितना आया ये, 107.14 mm। कोई मेरा भाई टेंशन नहीं लेगा, सबको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं लेगा।
एफर्ट लेगा। चलिए, अब ये डी मिल गया ना, इसके तुरंत बाद आपको बड़ा डी निकालना है, यानी ओवरऑल डेप्थ निकालनी है। कैसे निकाली जाती है? देखिए, स्मॉल डी, उसमें ऐड किया जाता है कवर, उसमें ऐड किया जाता है मेन स्टील का आधा डायमीटर। तो यहाँ पे तो आपके पास डी है, कितना है? 107.14, बट कवर नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? अज्यूम करना है। अज्यूम किया हुआ कवर हो सकता है 15, 20 या 25, कोई भी ले सकते हो। हम ले रहे हैं 20 प्लस मेन स्टील बार का डायमीटर दिया नहीं है, तो आप अज्यूम कर सकते हो। अगर नहीं दिया है तो 12 लेना है। 12, ठीक है। चाहिए तो इधर लिख के रखो, अज्यूम कवर 20 mm और मेन बार 12 mm। बात खत्म। किस्सा ही खत्म कर दो ना, ये बाद में पढ़ने पे आपको समझ में आएगा, ऐसे नोट्स लिखोगे साइड में तो। चलिए, कैलकुलेशन 107.14, ये 20, 127.14 हो गया, और इसमें 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6, 133 कुछ होगा। चलिए, रिस्क नहीं लेते, कैलकुलेशन एलसीएम में करते हैं। एक्चुअली कर सकता था मैं, बट आप भी वही फॉलो करोगे तो गलत हो सकता है। 133.14। बट देखिए ना दोस्तों, ये कैसा पॉइंट में कैसा आप मेजर करोगे डेप्थ? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये अच्छा नहीं दिखता है। इसको क्या करो, डी नियरली इक्वल टू 135 mm ले लो। अगला राउंड फिगर ले लिया मैंने। अब एक बार आपको ये मिल गया ना, क्या? ओवरऑल डेप्थ। उससे क्या करो, उल्टा छोटा डी निकालो, इफेक्टिव डेप्थ। देयरफॉर कैसे निकलेगा इफेक्टिव डेप्थ? देखिए, जैसे आपने ये निकाला वैसे ये निकालना है। ये दोनों चीजों को इधर वापस माइनस में भेज देना। देखो कैसे, बड़ा डी माइनस कवर माइनस 5/2। तो देखो, बड़ा डी कितना मिला है? 135, कवर 20 लिया था, मेन स्टील का डायमीटर 12। देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 135 माइनस 20, 115, 115 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 109। तो ये डेप्थ जो है 109 mm आ जाएगी। खत्म बात। डी इज इक्वल टू 109 mm। ये आपका अवेलेबल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ होगा। इसको यूज करना है। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, बॉक्स में रखता हूँ इसको, बाद में फटाक से मिलना चाहिए ना, नहीं तो बहुत ढूंढना पड़ता है इसको। डन। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे चलो। स्टेप 3 क्या कहती है कि इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट करो। स्लैब का इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट करो। वो कैसे करते हैं? Lx प्लस डी। देखिए, L इफेक्टिव इज इक्वल टू Lx प्लस डी और Lx प्लस टी, ऐसा मैंने डिजाइन के स्टेप्स में दिया था। अब बियरिंग दिया होता है ना, एंड बेरिंग जो सपोर्ट होता है स्लैब को साइड में, वॉल के सपोर्ट, वो बेरिंग का वैल्यू मतलब टी होता है। अभी इसमें दिया ही नहीं है तो इसका सवाल ही नहीं आता, ये छोड़ दो। जो है उससे कैलकुलेशन करो। Lx कितना है हमारा? 3000 स्पैन। देखो, प्लस अभी अभी डेप्थ निकाला, कितना है? 109 mm। देयरफॉर L इफेक्टिव कितना हो जाएगा? आपके आंखों के सामने है, 3109 mm। दैट्स इट। L इफेक्टिव मिल गया। इसके तुरंत बाद स्टेप नंबर 4। चलिए, इतनी भी कंजूसी जगह की करके मतलब नहीं है, यहां पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 पे
दोस्तों आलस मत करना, टिके रहिए। एक न्यूमेरिकल समझा ना, सब न्यूमेरिकल आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 पे क्या करना है हमें, लोड का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, लोड कैलकुलेशन। अब वो कैसे करते हैं, सबसे पहला डेड लोड निकालते हैं, डेड लोड। अब पहला न्यूमेरिकल बहुत डीप में जाके समझाता हूँ। क्या दिया था मैंने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ इंटू ये होता है यूनिट वेट 25। अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों एक एक मीटर के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। इसके लिए ये LB1 BB1, डेप्थ कितनी है अपनी, कहाँ पे गई, यहाँ पे 135, यानी ये आपको मीटर में पुट करना है। एक्चुअली यहाँ पे लोड कैलकुलेशन में मीटर में पुट करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, mm का मीटर में करना है। अब ये क्यों कर रहे हैं ये भी बताता हूं मैं, इसके जस्ट नीचे क्यों इसको मीटर में निकालना। 0.135 ये डेप्थ मीटर में मैंने पुट की, ओके, ये आपको भी कंफ्यूज नहीं होगा, इंटू 25। तो डेड लोड कैलकुलेशन करके आ जाएगा, इंटू 25, 3.375 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो इन्होंने लाइव लोड दिया है ना, ये दिया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये देखो, इसके लिए मैंने ऊपर का भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही निकाला, उसका भी रीजन है, बता देता हूँ। ये क्यों मैंने एज इट इज लिखा है, फ्लोर फिनिश भी दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर तीनों के रीडिंग एक ही यूनिट में रहेंगे तो एडिशन टोटल लोड के लिए इजी पड़ता है, इसके लिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है। तो बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, जब ये डी लेना होता है ना, एज इट इज mm वाला लेते हैं। तो यहाँ पे सावधान रहना है, यहाँ पे मीटर में पुट करना है। उसका रीजन भी मैंने बता दिया कि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। अल्टीमेट में एंड में जाके करने वाले, बट अभी जरूरत नहीं है उसकी। देखिए अब क्या करेंगे, टोटल लोड, टोटल लोड। अब टोटल लोड मतलब क्या, ये तीनों की एडिशन, 4 1 5, 5 और 3 8, 8.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमें फैक्टर्ड लोड निकालना होता है, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड जिसको मैं बोलूंगा WU इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 1.5 इंटू 8.375। फैक्टर्ड कैसे करना है सबको पता है, बहुत इजी है दोस्त, कर लो। 1.5 इंटू 8.375, ये हो गया 12.56। कितना हो गया, 12.56। अब इसको मैं किलो न्यूटन पर मीटर लिख रहा हूं। इसका रीजन ये है, जब यहाँ पे था तो ये कितनी लेंथ के लिए निकालना ये पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको 1 मीटर विड्थ या लेंथ वो मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया, 1 मीटर विड्थ या लेंथ, दोनों में से एक पार्ट रहेगा, उसको मल्टीप्लाई किया। मतलब देखिए अगर 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 1 मीटर रहेगा, नीचे मीटर स्क्वायर है, ऊपर का 1 मीटर स्क्वायर में से चला गया 1 मीटर रहेगा, इसके लिए किलो न्यूटन पर मीटर, ये यूडीएल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डन। अब इसके बाद अपना अगला स्टेप जो है वो कहता है स्टेप नंबर 5, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट। क्या करना है अभी, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। अगर एक आध स्टेप ऊपर नीचे किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ भी ले लेते हैं, बट उसमें तो ये डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट लगता ही है। इसके लिए पहले ये निकालो। देखिए क्या होता है, ये MU
फॉर्मूला क्या है इसका, WU इंटू L इफेक्टिव जो है ना इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये फॉर्मूला है, सीधा साधा, बेचारा गरीब है, फटाफट निकालते हैं उसको। WU अभी निकाला हुआ 12.56 इंटू अब देखिए ये है किलो न्यूटन पर मीटर में, जो एल इफेक्टिव है वो भी मीटर में पुट करो। कहाँ पे गई एल इफेक्टिव, ये 3109 mm में है, अगर इसका मीटर किया तो कितना हो जाएगा 3.109 मीटर, ठीक है 3.109 मीटर हो जाएगा। अगर आपको ये mm में पुट करना है लेंथ, तो आपका WU क्या होना चाहिए, WU न्यूटन mm में होना चाहिए, तो वो लास्ट में कर देंगे ना न्यूटन mm में। पहले तो इसको एज इट इज पुट करो 3.109 डिवाइडेड बाय 8, देयरफॉर MU इज इक्वल टू, ये यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल और तरीके बताने वाला हो, यूनिट कौन सा कहाँ पे कैसे लेना है और भी बताया जाएगा। अभी के लिए ये तरीका याद रखो कि इसको मीटर में यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं 12.56। मुझे पता है बच्चों का कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चों का यही पे कि सर मीटर में कब, mm में कब, ऐसे सोचते रहते हैं। तो उसके लिए भी अगले न्यूमेरिकल में ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली नहीं है, सब क्वांटिटी के यूनिट एक जैसे होने चाहिए, यही ट्रिक है, और क्या है। 12.56 इंटू 3.109 इसका स्क्वायर है, गलती से ये भूल जाओगे जैसे मैं भूला, डिवाइडेड बाय 8, 15.18 कितना है ये 15.18, और यूनिट मूवमेंट का क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स किलो न्यूटन में है और डिस्टेंस मीटर में, दैट्स इट। अब इसको न्यूटन mm में लिख सकते हो आप, कैसे देखिए 15.18 इंटू किलो गया तो 10⁻3, मीटर का mm किया तो और 3, मतलब 3 और 3 6, तो टोटल 6 पावर होगा न्यूटन mm, दैट्स इट, खत्म बात। अब जैसे ही स्टेप नंबर 5 होता है तुरंत जाइए स्टेप नंबर 6 के लिए, जहां पे आपको चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ निकालना होता है, चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ, यानी अब रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी होनी चाहिए थी और आपके पास डेप्थ कितनी है, ये दोनों का तालमेल बिठाना है, उसको चेक करना है। जितनी चाहिए थी उतनी अगर नहीं है तो डिजाइन सेफ नहीं होगा। क्या कह रहा हूं समझेगा, पहले मैं ये स्टेप कर लेता हूं। देखिए डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है, अंडर रूट MU अपॉन RU मैक्स इंटू बी, बरोबर, ये डिजाइन स्टेप में भी आपको मिला था, इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, MU का वैल्यू 15.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, अब RU मैक्स का फॉर्मूला 0.149 FCK, 0.138 FCK, 0.133 FCK, ये वेरी होता है कौन से ग्रेड का स्टील है। आपके पास स्टील ग्रेड 415 है तो उसके लिए RU मैक्स का फॉर्मूला 0.138 FCK इंटू बी, ऐसा है। तो आप FCK का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना होगा 20, और बी एक मीटर के लिए कर रहे हैं ना, मीटर का mm में वैल्यू पुट करो, ये हमेशा B 1000 ही आएगा, ओके, याद रखना इस चीज को, ठीक है। देयरफॉर डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करता हूं फटाफट, 15.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.138 FCK 20 B 1000,
74.16 कितना आया 74.16 mm। ओके, ये इतना रिक्वायर्ड है 74.16 स्लैब का डेप्थ इतना रिक्वायर्ड है, बट हमारे पास है कितना, ये देखिए डी रिक्वायर्ड और डी अवेलेबल 109 है, मतलब जो अवेलेबल है वो इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, डी अवेलेबल इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, हेंस ओके, डिजाइन आपका सेफ रहेगा। ओके, ये यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। अब स्टेप नंबर 6 पे चलता हूँ। अब इजी काम चालू हो गया। अब क्या करना है, एक बार आपने डेप्थ निकाल लिया, अब एरिया ऑफ स्टील के पीछे लगो, एरिया ऑफ मेन स्टील स्टेप नंबर 6 में। बहुत इजी काम बचे है अभी। एरिया ऑफ मेन स्टील, देखो कैसे फटाफट निकालता हूँ। फॉर्मूला है इसके लिए एक, क्या है, AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY। फॉर्मूला पहले भी देखा है आपने, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस MU अपॉन FCK BD स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर BD। 4.6 MU है यहाँ पे, वही सोचा मैंने कि कुछ तो मिसिंग है। डन, 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD, ये तो हो जाएगा, 4-5 बार फॉर्मूला लिखोगे तो हो जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। AST इज इक्वल टू 0.5, FCK का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय FY है 415 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU का वैल्यू 18.15 mm में पुट करना है। इसका रीजन ये है कि FCK BD सब mm में है, इसके लिए। तो अब 18.15 इंटू नहीं 15.18 है, 15.18 इंटू 10⁶, 15.18 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FCK 20, B का वैल्यू आपको पता है 1000 लेना है हमेशा, और D मतलब कौन सा, जो D अवेलेबल है 109, वो पुट करना है आपको 109 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये B 1000 इंटू D 109 है ना। कैलकुलेशन संभल के करना है, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करिए, बाकी बहुत इजी है ये। ठीक है, सर तो सब चीज़ को इजी बोल रहे हैं। 0.5 FCK 20 है, FY 415 है, इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस फिर अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 15.18 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर, FCK 20 है, B 1000 है, D का स्क्वायर मतलब 109 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू B 1000 और D 109। तो इसका कुल मिला के आंसर आता है 419.40, 419, therefore AST इज इक्वल टू 419 पॉइंट, देखता हूँ 40 mm स्क्वायर, इतना क्या आ गया, मेन स्टील का एरिया आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेन स्टील का स्पेसिंग निकालना है। तो स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, स्पेसिंग S इज इक्वल टू FI अपॉन AST इंटू B है, डायरेक्टली 100 मत लिखो, B है वहां पर, इंटू B है। ओके, अब क्या करेंगे, FI मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको डिजाइन स्टेप में बताया था। FI मतलब
जो मेन स्टील आपने प्रोवाइड किया है वो स्टील बार का एरिया होता है। अब मेन स्टील कितनी डायमीटर का पुट किया है, π/4 इंटू मेन स्टील कहीं पे तो मैंने मेंशन किया था, हाँ ये देखो 12 mm का है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST कितना है 419.40 इंटू बी का वैल्यू हमेशा 1000। देयरफॉर स्पेसिंग कितना आया चेक करना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा। देखते हैं, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 419.40 इंटू 1000, तो 269.66 mm। और ये लेस होना चाहिए किससे लेस होना चाहिए 3D और 300 mm। इट मस्ट बी नॉट ग्रेटर देन 3D यानी 3 इंटू 109 और 300 mm। ये चेक है स्पेसिंग के लिए मेन स्टील के, तो ये 3 इंटू कितना होता है 327 हो जाएगा ये, हाँ ये तो है लेस देन है ना, 269 कभी भी लेस है। तो आपका जो मेन स्टील है वो प्रोवाइड कहाँ पे होगा, प्रोवाइड मेन स्टील, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज जाने का टाइम हो गया। प्रोवाइड मेन स्टील, अब ये राउंड फिगर में लिखता हूँ 270 mm सेंटर टू सेंटर, दैट्स इट। इतना सेंटेंस लिख के छोड़ दो उसको। अब इसके बाद मेन स्टील हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बारी है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में क्या करना है आपको ये समझा देता हूँ मैं। एक्चुअली ये स्टेप मैंने डिजाइन स्टेप में, स्पेसिंग अलग स्टेप में बताया होगा शायद, तो मैंने इसमें ही घुसा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देना है तो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मेन स्टील का एरिया और उसका स्पेसिंग एक ही स्टेप में कर दो, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद स्टेप 7, इसमें क्या करना है, इसमें आपको एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला है ना, ASTD इज इक्वल टू, अगर आपके पास 415 ग्रेड का या 500 ग्रेड का स्टील है तो उसके लिए फॉर्मूला 0.12 अपॉन BD है, 0.12 अपॉन 100 इंटू BD है, इंटू B इंटू D ऐसा है। तो वैल्यू पुट करो 0.12 डिवाइडेड बाय 100, B हमेशा 1000 लेना है, और डेप्थ अपना 135 था ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, वो ले लिया मैंने 135। तो अपना एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना आया चेक करते हैं। जीरो 0.12 इंटू 1000 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 100, 162 कितना आया 162 mm स्क्वायर। कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, बहुत इजी है। शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंदी जा रहा है, बट आपको समझा रहा हूँ इसके लिए लेंदी जा रहा है। आप खुद से ट्राई करो, फटाफट हो जाएगा। पहले ये समझ लो कैसे होता है। ओके, अब एक बार एरिया निकला तो स्पेसिंग पे चलते हैं। स्पेसिंग कैसे निकालना है, स्पेसिंग S इज इक्वल टू क्या होता है A5 अपॉन ASTD इंटू B, इतना इजी स्पेसिंग निकालना है। अब यहाँ पे A5 मतलब क्या, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बार का। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का बार भी नहीं दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। देयरफॉर S इज इक्वल टू π/4 इंटू, अगर नहीं दिया ना
तो 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको अज्यूम करना है। तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ASTD कितना है 162 इंटू बी मतलब 1000, तो आपको स्पेसिंग मिल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे पेशेंटली काम करना, मतलब बहुत धैर्य रखना पड़ता है, वरना कई बच्चे इम्पेशेंट होते हैं तो छोड़ देते हैं इस चीज़ को। छोड़ना नहीं है। 162 इंटू 1000 484.81 484.81 484.81, ठीक है 484.81 mm। बट इसके लिए चेक क्या कहता है कि इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 450 mm और 5D यानी 109। ये देखिए ये 450 है, ये कितना होगा 545। तो इसमें से तीनों में से जो मिनिमम है उसको लिखना है एज ए स्पेसिंग। देखिए ये 484 है, ये 450 है और ये 545 है। तो तीनों में से मिनिमम जो है वो स्पेसिंग लेना है आपको। देयरफॉर प्रोवाइड, एक सेंटेंस लिख देना, जैसे यहाँ पे मैंने स्टील के लिए लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का DS, ये मिनिमम 450 है, 450 mm सेंटर टू सेंटर, दैट्स इट। अब इसके बाद ना उन्होंने डायग्राम भी निकालने के लिए बोला है। सिंपल अपना जो बुक में है वो डायग्राम आप डाल सकते हो। ऐसा एक क्रॉस सेक्शन दिखाना होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक तरफ बेंडिंग स्टील बार और दूसरी तरफ मेन स्टील। तो वो डायग्राम निकाल देना, इसका भी एक आध मार्क होता है, तो वो आप मिस मत करना। बाकी तो मैंने जो स्टेप समझाए आई होप आप सभी को समझे होंगे। और यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने चेक क्यों नहीं लिया लास्ट के स्टेप का, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्लियरली बोला है नो चेक रिक्वायर्ड। आई होप आप सभी को समझ में आया है। तो कमेंट के थ्रू मुझे बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।